हेलो एवरीवन, जयदेवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये हमारा एसएससी सीजीएल, सीपीओएसआई, एमटीएस एवं सीएचएसएल और यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी पेट को मद्देनजर रखते हुए हमारा ये जीके एंड जीएस का इम्पोर्टेंट सेशन होने जा रहा है। तो आप लोग इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करते रहें, जिससे इस सेशन का उनको भी फ़ायदा प्राप्त हो सके और उनको भी इस सेशन का महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान हो सके। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य करते रहिएगा। तो ये स्पेशल यूपीएससी पेट के लिए हम बना रहे हैं सेशन, तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने रखे हुए हैं। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो ये आपको बताना है। तो इसमें है बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। इसको बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट थे, जो 19वें और अंतिम मुगल सम्राट थे। क्या है? 19वें और अंतिम मुगल सम्राट थे ये। अगला प्रश्न है, एशियन गेम 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? तो एशियन गेम्स 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? तो 18वीं एशियाई खेलों का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में पालेमबांग, क्या है, पालेमबांग शहर में संपन्न हुए थे। कहाँ? जकार्ता में। ठीक है। जकार्ता वर्ष 1962 में भी एशियाई खेलों की मेज़बानी कर चुका है। कब कर चुका है? तो ये 1962 में भी ये मेज़बानी कर चुका है। इन खेलों की थीम फील द एनर्जी ऑफ एशिया थी। क्या थी? फील द एनर्जी ऑफ एशिया थी। भारत ने 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य के साथ कुल 69 पद जीतकर तालिका में कितना? 8वां स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये 8वां स्थान प्राप्त किया है। 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य पदक इन्होंने प्राप्त किए हैं। किसने? भारत ने। और तालिका में 8वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता, क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 21 में वर्णित है। किस में है? अनुच्छेद 21 में वर्णित है। देख लेते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो हमने जो है वो हमने दिए हैं। ठीक है, नहीं है वो हमने हटा दिया है। ओके, तो देखते हैं, मटकी नृत्य, कर्म नृत्य, फिर क्या है, तृतीय नृत्य, मुरिया नृत्य, बारदी नृत्य और अहिरी नृत्य, लेंगही नृत्य, जवारा नृत्य, फूल पाटी नृत्य और घिड़ा नृत्य और सेला नृत्य, ये सभी कहाँ के हो जाते हैं? तो ये मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हो जाते हैं। ओके, तो ये हमने दे दिए हैं जो मध्य प्रदेश के हैं, और जो नहीं था वो आप हटा सकते हैं, उसको हटा देना। अगला प्रश्न है, 2022 की एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? तो 2022 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो यह झांगझोउ चीन में। कहाँ? झांगझोउ चीन में होगा, या हांगझोउ चीन में होगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में मंगू भाई छगन भाई पटेल किस राज्य के राज्यपाल बने? तो ये किस राज्य के राज्यपाल बने थे? तो मध्य प्रदेश के 19वें और वर्तमान राज्यपाल हैं। क्या है? 19वें और वर्तमान में ये राज्यपाल हैं। ठीक है, तो ये जुलाई 2021 में मंगू भाई छगन पटेल ये मध्य प्रदेश राज्य के 19वें राज्यपाल बने थे। अगला प्रश्न है, साहित्य पुरस्कार विजेता को कितनी राशि प्रदान की जाती है? साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है, जिसमें एक ताम्रपत्र के साथ नगद राशि भी दी जाती है। तो क्या है? श्रेष्ठ कृतियाँ। कृतियाँ मतलब ये लिखी जाती हैं रचनाएं, उनके बारे में उनको ये दिया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं के अलावा यह पुरस्कार राजस्थानी, अंग्रेजी भाषा को मिलाकर कुल 24 भाषाओं को प्रदान किया जाता है। फिर देख लेते हैं, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 में दिया गया था। कब? तो सन 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इस पुरस्कार के शुरुआती दौर में यानी 1955 से 1982 तक 5,000 रुपये पुरस्कार के तौर पर दिए जाते थे। कितने? 5,000 रुपये। कब से? 1955 से और 1982 तक। अब 1983 से यह राशि 10,000 रुपये कर दी गई थी। कितनी? 10,000 रुपये कर दी गई थी। अब देख लेते हैं, 1988 में यह राशि 25,000 रुपये कर दिया गया। 2001 में यह राशि 40,000
40,000 कर दिया गया। 2003 में इस राशि को 50,000 रुपये कर दिया गया। वर्तमान में इस पुरस्कार के लिए 1 लाख की 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। अगला क्या है, सोडा लाइम का केमिकल फार्मूला क्या होता है। सोडा लाइम का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो ये सोडा लाइम का सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca, फिर क्या है NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये CaOH का होल ट्वाइस ये का मिश्रण होता है। सोडा लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सोडा लाइम का रासायनिक सूत्र होता है CaHNaO2, क्या है, NO2 होता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आप लोग इसे लाइक और शेयर अवश्य करते रहें। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आप लोग जल्दी से जल्दी से शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो हमने ये प्रश्न देख लिया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में सेबी के चेयरमैन कौन बने हैं। तो मार्च 2022 में सेबी के चेयरमैन कौन बने हैं, तो ये माधवीपुरी बुच हैं। कौन है, माधवीपुरी बुच। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसको हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसे बोलते हैं। यह 1988 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था, तो यह 1988 में स्थापित किया गया था और 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम के माध्यम से वैधानिक शक्तियाँ इसे प्रदान की गई थीं। कब, तो ये 1992 में। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन का त्यौहार कौन से माह में मनाया जाता है। तो ये आपको बताना है, श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो ये श्रावण माह की पूर्णिमा को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 2001 और 11 की जनगणना के बीच, 2001 से 11 के जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, 17.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी, 17.7% की वृद्धि दर्ज की गई है 2001 से 17 के बीच में। अगला प्रश्न है, परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में कहाँ हुई थी। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में कहाँ हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी, महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर ने की थी। इसकी कहाँ, तो महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयशंकर ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ, तो ये महाराष्ट्र में 1849 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कुटुंबश्री राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन क्या है, SPEM द्वारा कार्यान्वित एक कार्यक्रम है। तो ये क्या कार्यक्रम है, इसको बताना है। कुटुंबश्री केरल सरकार द्वारा राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन है द्वारा कार्यान्वित गरीबी उन्मूलन को और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम ये हो जाता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये कुटुंबश्री की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, विच आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, तांबे से अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है। तो तांबे से अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है, तो अभिक्रियाशीलता श्रृंखला के ऊपर से नीचे की ओर घटती है। क्या है, तो देख लेते हैं, पोटेशियम सबसे ज़्यादा, सोडियम उससे कम, कैल्शियम उससे भी कम, मैग्नीशियम, फिर है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता क्या है, जस्ता जिंक को बोलते हैं, कार्बन है, लोहा है, लेड है, लेड मतलब PB लीड, और हाइड्रोजन। तो ये फिर है कापर, सिल्वर और सोना का सबसे कम होता है। ओके, क्या है, AU इनका ये संकेत हैं, ये संकेत को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में ही पूछ देते हैं कि सबसे कम किसका होता है, सोना का होता है, और जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे ये इसकी श्रृंखला जो है बढ़ती चली जाएगी। ओके, ऊपर की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगी, नीचे की तरफ जाएंगे तो ये घटता रहेगा। ओके, तो हमने समझ लिया है, बिल्कुल करेक्ट। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्हेन वाज सोशलाइज्ड रिवोल्यूशनरी पार्टी फॉर्मेड, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी क्या है, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, जनवरी 1902 में। कब हुई थी, जनवरी 1902 में इसकी स्थापना हुई थी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल जल का कितना भाग महासागर में पाया जाता है। तो पृथ्वी के जल का कुल कितना भाग महासागर में पाया जाता है, तो पृथ्वी का लगभग 97% जल महासागरों में पाया जाता है। कितना, 97%। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन थे।
तो कौन थे? भूपेश भाई पटेल, भूपेश भाई बघेल। थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। छत्तीसगढ़ के तीसरे और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेश भाई, ओके, भूपेश भाई बघेल हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है रण उत्सव। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो रण उत्सव ये है किस राज्य में मनाया जाता है? रण उत्सव गुजरात के कच्छ का एक शानदार त्यौहार है। कहाँ का है? गुजरात के कच्छ का एक शानदार त्यौहार है। मारू महोत्सव राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण गांव में 13 से 16 फरवरी 2022 तक मनाया गया। तो ये एक और महोत्सव है, मारू महोत्सव। ये भी कहाँ है? राजस्थान में होता है। ये बहुत ही फेमस है, ओके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का पहला पक्षी एटलस किस राज्य में खोला गया है? तो ये किस राज्य में खोला गया है? भारत का पहला पक्षी एटलस किस राज्य में खोला गया है? तो ये केरल में खोला गया है। कहाँ? केरल में। इसमें कितनी दुर्लभ प्रजातियों का विवरण है? तो इसमें 94 अति दुर्लभ प्रजातियों का विवरण दिया गया है। कितना है? तो इसमें कुल कितनी दुर्लभ प्रजातियों का वर्णन किया गया है? तो इसमें 94 अति दुर्लभ प्रजातियों का वर्णन किया गया है। 103 दुर्लभ प्रजातियां हैं और 110 सामान्य प्रजातियां आदि का इसमें वर्णन किया गया है या विवरण दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न है क्या है? वेयर विल द यूथ विंटर ओलंपिक बी हेल्ड इन 2024? तो ये 2024 में शीतकालीन युवा ओलंपिक 19 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच दक्षिण कोरिया के गैंगवॉन प्रांत में आयोजित होने वाले हैं। कहाँ? तो ये दक्षिण कोरिया में आयोजित किए जाएंगे 2024 में। कौन सा प्रांत है? गैंगवॉन प्रांत। कौन सा है? गैंगवॉन प्रांत हो जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में बंगाल की खाड़ी में जाकर यह जाती है, ओके, या गिरती जाके है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? तो हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? तो सिंधु, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सरस्वती, सतलज, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। ये इतनी नदियां हैं जो ये हिमालय से निकलती हैं। कौन सी? हिमालय से। तो ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हो जाती हैं। अगला प्रश्न है विजयालय क्या है? विजयालय ने कौन सा नगर बसाया था? तो ये किसने? विजयालय ने। तो विजयालय ने उरैयूर के चोल परिवार से संबंधित है। उसने कावेरी डेल्टा के शासक मुत्तरयार को हराया। उन्होंने तंजावुर शहर का निर्माण किया और देवी के निशुंभ सुदनी के लिए एक मंदिर का निर्माण कराया। उनके उत्तराधिकारियों ने चोल साम्राज्य का निर्माण किया। कितना? चोल साम्राज्य का निर्माण किया था। तो उनके ये कौन थे? उत्तराधिकारी थे। फिर क्या है? तारंग मेल किस राज्य का लोक नृत्य है? तारंग मेल इज़ द फ्लोक डांस फ्रॉम बिलोंगिंग ऑन विच स्टेट? तो ये किस राज्य का है तारंग मेल? तो तारंग मेल गोवा राज्य का ये एक क्या है? तारंग मेल दशहरा और होली के दौरान किया जाता है। ये एक महोत्सव हो जाता है। अगला मतलब लोक नृत्य हो जाता है, ओके। देख लेते हैं अन्य लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो अन्य लोक नृत्य देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य। तो यह है डंडा यात्रा, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ? उड़ीसा में। फिर क्या है? दादरा उत्तर प्रदेश में। अगला है जवारा मध्य प्रदेश। कहाँ है? जवारा मध्य प्रदेश। और गैरमारिया छत्तीसगढ़, बिरहा बिहार और कुम्मी तमिलनाडु केरल। कहाँ? 2 जगह पर है, कुम्मी तमिलनाडु केरल और फुगड़ी गोवा में। कहाँ? फुगड़ी गोवा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं किस राज्य सरकार ने अगस्त से पायलट आधार पर शुरू किया है? क्या है? फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। किसने शुरू किया है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। किसने? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने अगस्त से पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट शुरू किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है चीन और म्यांमार के बीच कौन सा पुरातात्विक स्थल है? क्या है? विच आर्कोलॉजिकल साइट इज बिटवीन चाइना एंड म्यांमार? तो ये क्या है? द बागान पुरातत्व क्षेत्र। क्या है? बागान पुरातत्व क्षेत्र है, द बागान आर्कोलॉजिकल एरिया। अगला प्रश्न है पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो देख लेते हैं। तो ये है पंडित रविशंकर भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शिक्षा उत्साद अलाउद्दीन खां से प्राप्त की है
और सितार वादक थे। ये कौन थे? उस्ताद अलाउद्दीन खां। ये एक सितार वादक थे। कौन थे? सितार वादक। भारत रत्न उन्हें 1999 में, पद्म विभूषण 1981 में। किसे? तो ये अलाउद्दीन खां को क्या है? भारत रत्न 1999, पद्म विभूषण 1981 और पद्म भूषण 1967 में किसे मिला है? तो ये पंडित रविशंकर को मिला है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें हम देखते हैं मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और अनुच्छेद 12 से 35 में निहित किए गए हैं। 12 से 35 में निहित किए गए हैं। तो देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन राइट। तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उधार ली गई थी। मौलिक अधिकार भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है। कितने? तो इसमें 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है। वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। टोटल थे कितने? तो टोटल हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। अब वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हो जाते हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार ये 29 से 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। मूल रूप से संविधान में संपत्ति का अधिकार भी शामिल है। ये कब था? तो ये अनुच्छेद 31 में था। ओके, इसे हटा दिया गया है। ये 7वां था, इसलिए इसको हटा दिया गया। हालांकि इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। कब हटाया गया था? तो 1978 में यह हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये क्या है? मत देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। क्या है? संवैधानिक अधिकार है। तो ये नहीं है। क्या है? मत देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत के किस रूप में संग्रहित होता है? क्या है? मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत में किस रूप में संग्रहित होता है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है? तो ये क्या? इंसुलिन हार्मोन्स यकृत तथा कंकाल पेशी द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में मदद करता है। यह अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है और रक्त ग्लूकोज स्तर को कम कर देता है। क्या है? कम करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ये आपको देखना है और बताना है। तो किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। क्या है? शरीर का द्रव्यमान जितना अधिक होता है, जड़त्व का क्षण उतना ही अधिक होता है। क्या है? जितना ही शरीर का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, जड़ता का क्षण उतना ही अधिक होगा। ओके, देख लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये देखना है आपको बिल्कुल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक्स इज द रोटेशन ऑफ द बॉडी एंड शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ये इंग्लिश में से बोलते हैं। ओके, थैंक यू। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंग्लिश आप लोग पढ़ते तो होंगे ही। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 क्या है? 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 के लिए दिल बेचारा की कोरियोग्राफी के लिए किसे अवार्ड मिला है? तो ये फराह खान को मिला है। किसे? फराह खान को मिला हुआ है। किसे मिला है? फराह खान को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो गलत हमने नहीं दिया है, सही दिए हैं। सही वाले आप लोग देख लें। बैंक नोटों के निर्गमन को नियंत्रित करना, भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से प्रारक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा व ऋण प्रणाली परिचालित करना, ये इसका कार्य है। मौद्रिक नीति तैयार करना, ये भी इसका एक कार्य है। क्या है? इसका भी ये भी कार्य है। और वित्तीय प्रणाली का विनिमय और पर्यवेक्षण करना इसका कार्य है। जनता को पैसे उधार देना RBI का कार्य नहीं है, तो ये नहीं है कार्य। ठीक है, और सभी कार्य RBI के हैं। जनता को पैसे उधार देना RBI का काम नहीं है। RBI का काम है बैंकों को पैसा देना, और बैंकें देती हैं जनता को। ओके,
आरबीआई सिर्फ क्या करती है, आरबीआई जनता को सीधे पैसे नहीं देती है, ये हमें इसमें देखना है, ये बताया गया है। अगला प्रश्न है विटामिन, तो विटामिन से संबंधित प्रश्न है विटामिन ए, इसका देख लेते हैं। तो आपको विटामिन से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे बिल्कुल, तो 1 से 5 तक प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न है विटामिन। तो विटामिन ए सबसे पहले देख लेते हैं। रासायनिक नाम इसका है रेटिनाल, क्या है, रेटिनाल है। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रतौंधी है। कौन सा है, रतौंधी है। और इसके स्रोत क्या हैं, कहाँ पर पाया जाता है, तो गाजर, दूध, अंडा और फलों में इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन B1, तो देखते हैं विटामिन B1 के बारे में। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है, थायमीन। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बेरी। कौन सा है, बेरी। और इसके स्रोत कहाँ है, कहाँ पाया जाता है, तो मूंगफली, आलू और सब्जियों में ये प्रमुखतः पाया जाता है। फिर क्या है, विटामिन B2, रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लेविन। और कमी के होने वाला रोग क्या है, त्वचा फटना और आँखों का रोग। इसका स्रोत क्या है, अंडा, दूध और हरी सब्जियाँ। अंडा, दूध और हरी सब्जियाँ। अब है अगला विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, तो स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। क्या है, विटामिन C की कमी से। इसके स्रोत क्या हैं, आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी, जो भी खट्टे फल होते हैं ये इसके प्रमुख स्रोत हो जाते हैं। अब है अगला विटामिन D। तो विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेटस। रिकेटस मतलब सूखा रोग। ओके, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो इसके स्रोत हैं सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। क्या है, सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा इसके स्रोत हैं। विटामिन E रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या है, विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। कमी से होने वाला रोग जनन शक्ति का कम होना। इसका स्रोत है हरी सब्जियां, मक्खन और दूध। हरी सब्जियां, मक्खन और दूध इसका स्रोत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन K। विटामिन K का रासायनिक नाम है फिलोक्विनान। क्या है, फिलोक्विनान। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं रक्त का थक्का, ना जमना या ना बनना। स्रोत है टमाटर, हरी सब्जियां और दूध। क्या है, टमाटर, हरी सब्जियां और दूध। अगला प्रश्न है ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक किस भाषा में लिखी थी। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक किस भाषा में लिखी थी, तो ये ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक मराठी भाषा में लिखी थी। किसमें, मराठी भाषा में। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। किसकी, अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी गुलामगिरी पुस्तक। ओके, अगला प्रश्न चलते हैं, देख लेते हैं। अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंधित थे। अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंधित थे, तो अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान किराना घराने से संबंधित थे। किससे, किराना घराने से संबंधित हैं। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना ग्वालियर घराना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। कौन सा है, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना ग्वालियर घराना है। घराना है कौन सा, ग्वालियर घराना। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है, तो ये ग्वालियर घराना। कौन सा, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है, तो ये ग्वालियर घराना है। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित हैं, तो ये ग्वालियर घराना से संबंधित हैं। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध बनारस घराना से हो जाता है। कौन है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका हैं गिरजा देवी, ये बनारस घराने से संबंधित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। क्या त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का एसआई मात्रक किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। क्या होता है, ms सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तथा यह एक सदिश राशि हो जाती है। क्या है, सदिश राशि हो जाती है। कौन, त्वरण, एक्सीलरेशन। ओके, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जब हमारे संविधान में जोड़ा गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये आपको बताना है। तो देखें कौन थे, तो देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए है और आप लोग ये इससे संबंधित फैक्ट आप लोग जरूर देखते रहें और आप लोग लाइक और शेयर अवश्य करते रहें चैनल को हमारे। तो क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जब जोड़ा गया था उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के दौरान मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। कौन सी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, इसे रूस के संविधान से लिया गया है। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भारत की थीं।
अब देख लेते हैं, इसे रूस के संविधान से लिया गया है और इसे भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। कहाँ? 51 का के तहत रखा गया है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाने वाला है। ये अवश्य ही पूछा जाएगा प्रश्न पेपर में, कहीं ना कहीं तो आपसे मिलेगा ही आपको, ठीक है। तो आप लोग, और ये 44वां संविधान संशोधन जो है ये 1976 में हुआ था, ठीक है। ये आप लोग बिल्कुल इसको देख के जाएँ, इसमें से प्रश्न एक ना एक दो बन ही जाते हैं, बिल्कुल बनते हैं, ओके। तो इसे आप लोग मतलब बिल्कुल ही रट के जाना है। जैसे आप लोगों को कोई प्रश्न पूछ लें तो आप लोग कोई दिक्कत हो ना, ओके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2? क्या है? आपको कॉमन नेम इसको बताना है। क्या कंपाउंड नेम इसका बताना है? CaOCl2 का। तो क्या है कॉमन नेम इसका? क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर इसका नाम हो जाता है। केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड इसका केमिकल नेम हो जाता है CaOCl2 का, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो शहरों में रहने वाले गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को साल में 100 दिन मांग पर काम के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। कहाँ? राजस्थान में, ओके। कहाँ शुरू की गई है? राजस्थान में ये शुरू की गई है। 100 दिन के लिए कार्य मिलता है इसमें। अगला प्रश्न है, मिशन कुशल कर्मी किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो मिशन कुशल कर्मी किस राज्य ने लॉन्च किया है? मिशन कुशल कर्मी दिल्ली राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। किसने? दिल्ली राज्य ने। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने 6 जुलाई 2022 को मिशन कुशल कर्मी नामक स्किलिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसमें निर्माण श्रमिकों, राज मिस्त्रियों आदि को कुशल कारीगर बनाया जाएगा, ओके। तो ये कहाँ लॉन्च हुआ है? ये दिल्ली में लॉन्च हुआ है, ओके। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फ्लोक डांस ऑफ गुजरात? गुजरात का कौन सा नृत्य नहीं है? क्या है? कौन सा नृत्य नहीं है? तो फ्लोक डांस नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो देख लेते हैं, गरबा, डांडिया, भई और तिप्पिनी, पधर, हुंडो, विदेशिया नृत्य, ये सब कहाँ का है? ये बिहार का नृत्य है। कहाँ का? ये सब बिहार का नृत्य है। ये कहाँ के नहीं है? गुजरात के नहीं हैं, ओके। चलते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में अगस्त और सितंबर के महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? भारत में अगस्त और सितंबर के महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ओणम का त्यौहार केरल में धूमधाम से मनाया जाता है। इसे फसलों का त्यौहार कहा जाता है। ये अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। कहाँ? केरल में मनाया जाता है। ओणम महान राजा महाबली की घर वापसी का प्रतीक हो जाता है। किसकी? तो ये ओणम जो है ये महान राजा महाबली के घर वापसी का प्रतीक होता है, इसीलिए इसे अगस्त से सितंबर के माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वेयर द फर्स्ट यूथ ओलंपिक गेम हेल्ड? ठीक है, तो ये कहाँ पर होंगे ये आपको दिखाना है। पहले तो पहला ग्रीष्मकालीन संस्करण सिंगापुर में 14 से 26 अगस्त 2010 तक आयोजित किया गया था, जबकि पहला शीतकालीन संस्करण इंसब्रुक ऑस्ट्रेलिया में 13 से 22 जनवरी 2012 को आयोजित किया गया था। 13 से 22 जनवरी को 2022 को ये आयोजित किया गया था। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। क्या है? इंसब्रुक ऑस्ट्रेलिया। ये पूरा आपको याद रखना है, और ऑप्शन में जब आएगा आप लोग बता तो सकते ही हैं और टिक मार देंगे आप लोग, ओके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेयर इज इंडियन हाउस फाउंड बाई स्वामी जी कृष्णा वर्मा? तो इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? क्या है? इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना क्रांतिकारी सेनानी, पत्रकार और वकील श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा की गई थी इंडिया हाउस की स्थापना। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल कौन सी है? तो ये हम देख लेते हैं। तो रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देख लेते हैं, गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों रबी की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। किसकी? रबी की प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, आलू, चना, मटर, मसूर आदि मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वेयर वाज द 2019 मिलिट्री क्या है
मिलिट्री वर्ल्ड गेम हेल्ड। तो 2019 में मिलिट्री के जो वर्ल्ड गेम हैं वो कहाँ पर आयोजित होंगे, ये आपको बताना है, मतलब हुए थे या होंगे मतलब। तो ये है 2019 इन वुहान, हुबुई, चाइना। 2019 में इनके ये हुए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विच डांस वाज अवार्ड द पद्म भूषण इन 2003। तो क्या है, पद्मा सुब्रमण्यम भारत नाट्य नर्तकी हैं जिन्हें पद्म भूषण 2003 में मिला था। किन्हें, तो ये किसको मिला था पद्म भूषण, तो पद्म भूषण पद्मा सुब्रमण्यम भारत नाट्य के नर्तकी हैं जिन्हें पद्म भूषण 2003 में, पद्मश्री 1981 में। ओके, कब मिला था इन्हें, तो ये 1981 में पद्मश्री, और सोनल मानसिंह जिन्हें 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी हैं, प्राप्तकर्ता बनी हुई हैं। कौन, सोनल मानसिंह जी। अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बनी हुई हैं सोनल मानसिंह जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये तो हमने अभी देख ही लिया है, ठीक है, 1981 में पद्मश्री और पद्म भूषण 2003 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल हम देख लेते हैं कितने वर्षों का होता है। क्या है, लॉन्ग, तो फिर क्या है, 5 वर्ष। एस राधाकृष्ण भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्ण भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। कौन थे, एस राधाकृष्णन जी। फिर क्या है, श्री कृष्ण कांत एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी। कौन थे, श्री कृष्ण कांत एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी। उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, कौन उपराष्ट्रपति थे, कौन उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति दोबारा बन गए बाद में, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, आर वेंकट रमन और एस डी शर्मा, के.आर. नारायण, ये लोग पहले उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद ये राष्ट्रपति बने। ओके, फिर देख लेते हैं भारत के संविधान के भाग 4 में भारत क्या है, भाग 5 में ही सॉरी, भारत के संविधान के भाग 5 में भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल पर भी चर्चा की गई है। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। ओके, अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये किस में वर्णित है, अनुच्छेद 63 में वर्णित है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति को राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होना चाहिए। किससे, तो अनुच्छेद 64 में इसका वर्णन किया गया है, उपराष्ट्रपति को राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होना चाहिए। 65 में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान कार्य का निर्वहन करना होता है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव, और 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि और उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किससे, उपराष्ट्रपति से। अगला प्रश्न है, बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं, नीतीश कुमार। नीतीश ने पहली बार 2000 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं, नीतीश कुमार। लेकिन क्या है, 2000 में मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार इन्होंने शपथ ली थी, लेकिन बहुमत न होने के कारण 7 दिन बाद इनकी सरकार गिर गई थी। दूसरी बार नीतीश कुमार ने 24 नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली थी, दूसरी बार 2005 में। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान अब नहीं हैं। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में नहीं है, यह आपको जानना है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ नो वायलेंस डे। तो कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। महात्मा गांधी के जन्मदिन के सम्मान में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब, 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्थापित किया। ओके, स्थापित किया है 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्या है, सेकेंड इंटरनेशनल योगा डे थीम क्या थी। तो क्या है, ये आपको बताना है, सेकेंड इंटरनेशनल योगा थीम क्या थी 2016 की। तो क्या है, योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या थी, योगा फॉर
योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल गोल्स। ओके, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो मानवता के लिए योगा। क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे। देख लेते हैं अगला। तो भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया गया? तो भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को पहला योगा दिवस मनाया गया था। योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जून 2015। अगला प्रश्न है, 28 जून 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? IRS है, IRS अधिकारी नितिन गुप्ता को नए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। IRS तो ये फॉरेन सर्विस होती है, उसमें नीतीश गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ आपको बताना है। तो यहाँ पर देखें 1963। कब? 1963। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली है और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष नीतीश गुप्ता। और केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का जिम्मेदार कौन होता है? तो ये वित्त मंत्रालय इसका जिम्मेवार होता है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी? तो ये 1936 में संगम राजवंश के दो भाई हरिहर राय और बुक्का द्वारा स्थापित किया गया था। हरिहर राय और बुक्का राय के द्वारा स्थापित किया था 1336 में। अगला प्रश्न है, SI यूनिट ऑफ वर्क, कार्य का SI मात्रक क्या होता है? तो ये जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? तो ये जूल होता है। कार्य बराबर तो क्या होता है? W बराबर F इंटू S। क्या है? कार्य बराबर W बराबर F इंटू X। तो ये कार्य का मात्रक क्या हो गया? जूल हो गया। कार्य का SI मात्रक जूल। कोयले का जलना किस प्रकार या किसकी अभिक्रिया है? तो कोयला का जलना किस प्रकार की क्रिया है? तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया है। अब देख लेते हैं कैसी। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित रूप में समीकरण द्वारा दर्शाया गया है x + y। तो क्या होता है? x बाई a + b, और इसको हम मल्टीपल में a × b लिख देते हैं। ठीक है, या ab, ये हमारा हो जाता है। ठीक है, जब कोई हम दो अभिक्रिया एक साथ में जोड़ते हैं तो इसी तरीके से होता है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सभा का बाद में नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो ब्रह्म सभा का नाम बदलकर बाद में क्या रखा गया था? राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। क्या है? ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य शाश्वत भगवान की पूजा था। क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था शाश्वत भगवान की पूजा। क्या था? शाश्वत भगवान की पूजा था। 1866 में 2 अर्थात केशव चंद्र सेन ने नेतृत्व भारत का ब्रह्म समाज और देवेंद्र टैगोर ने नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज में विभाजित हो गया। तो यह 2 भागों में बट गया। केशव चंद्र सेन ने नेतृत्व का भारत में ब्रह्म समाज और देवेंद्र टैगोर का आदि ब्रह्म समाज में विभाजित हो गया। प्रमुख नेता देवेंद्र टैगोर, कुसुम चंद्र सेन और पंडित शिवानाथ शास्त्री और रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ सैल्ट लाइम? क्या बुझा हुआ चूना का फार्मूला हम यहाँ पर देखेंगे। तो बुझे हुए चूने को फार्मूला यहाँ पर कौन सा है? तो CaOH का होल ट्वाइस। क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। केमिकल नेम इसका क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फार्मूला क्विक लाइम CaO। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बुझा हुआ चूना। फिर देखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो बुझा हुआ चूने का सूत्र हमारा ऊपर है CaOH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना इसे बोलते हैं। ओके, तो देख लेते हैं। अब फिर कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा के बारे में भी देख लेते हैं। कास्टिक सोडा का सूत्र कौन सा है? तो ये हमने देख लिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और कास्टिक सोडा का सूत्र है NaOH। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हड़प्पा स्थल नहीं है? तो किस राज्य में हड़प्पा स्थल नहीं है? गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड। तो ये किस राज्य में नहीं है? तो ये आपको बताना है। लोथल, तो पहले देख लेते हैं लोथल। लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में राज्य में स्थित है। कहाँ है? हरियाणा राज्य में स्थित है राखीगढ़ी। कहाँ? राखीगढ़ी। और लोथल है गुजरात में। तो उत्तराखंड में कोई भी हड़प्पा स्थल नहीं है। कहाँ? उत्तराखंड में। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के द्वारा बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना की शुरुआत की गई है? तो कहाँ शुरू की गई है? तो ये केरल के आंगनबाड़ियों में 3 से 6 साल के बच्चों को दूध और अंडे देने की शुरुआत की योजना की शुरुआत यहाँ पर की गई। कहाँ? केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। कौन सी है? तिरुवनंतपुरम है। और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। 2015 में स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता था? तो रिकी केज ने। किसने? रिकी केज ने 2015 में स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ ग्रैमी पुरस्कार जीता था। किसने? रिकी केज ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है जाइलम ऊतक किस प्रकार के पौधे का पोषण करता है? तो जाइलम ऊतक किस प्रकार के से पौधे का पोषण करता है? तो जाइलम संवहनी पौधों में ऊतक का एक प्रकार है जो जल और कुछ पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। कहाँ तक? जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। ये जाइलम ऊतक होते हैं। ये एक प्रकार से जल और पोषण को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। देख लेते हैं अगला। रामकृष्ण मिशन किस क्षेत्र में काम किया? तो रामकृष्ण मिशन ने किस क्षेत्र में काम किया? तो देख लेते हैं। ये वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार किया इन्होंने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के 3 उद्देश्य बताए हैं। वेदांत का प्रचार, विभिन्न धर्मों के मध्य सौहार्द बढ़ाना, गरीबों की सेवा, ईश्वर की सेवा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 5 मई सन 1897 को रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। ओके, तो ये हमारे देख लिए हमने हैं कि 3 उद्देश्य कौन से बताए थे, तो हमने वो देख लिए हैं। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 5 मई 1897 में रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। ओके, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने लॉन्च की? तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? कैमल प्रोटेक्शन ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी। क्या है? ऊँटों को संरक्षण करने की पॉलिसी किस राज्य ने शुरू की है? तो ये की थी राजस्थान ने मार्च 2022 में ये पॉलिसी चालू की थी। कैमल प्रोटेक्शन ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी किसने शुरू की? तो ये राजस्थान राज्य सरकार ने अपने बजट 22-23 में ऊँट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। विश्व ऊँट दिवस हर साल 22 जून को मनाया जाता है। कब? 22 जून को प्रत्येक साल विश्व ऊँट दिवस मनाया जाता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना पर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना पर बैसाखी पंजाब में 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यह मनाया जाने वाला फसल त्यौहार है। कौन सा? फसल त्यौहार हो जाता है बैसाखी। ये 13 से 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बैक स्ट्रोक टर्म किस स्पोर्ट से संबंधित है? बैक स्ट्रोक टर्म किस स्पोर्ट से संबंधित है? तो ये आपको बताना है। तो ये स्विमिंग से है। किससे? स्विमिंग से। ओके, बैक स्ट्रोक टर्म किस स्पोर्ट से संबंधित है? तो ये स्विमिंग से हो जाता है। स्विमिंग स्ट्रोक फ्रंट देख लेते हैं, इसमें और भी कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो ये स्विमिंग स्ट्रोक्स में फ्रंट क्रेबल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक और एंड बटरफ्लाई ये इसके प्रमुख टर्म या स्पोर्ट से संबंधित हो जाते हैं। किससे? स्विमिंग से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? सरोद सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरोद सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो यह प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान ये बंगस सरोद सम्राट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संसद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय विधायिका, नेशनल लेजिस्लेचर। क्या है? नेशनल लेजिस्लेटर के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय विधायिका के रूप में। फिर क्या है? गोल्गी
अपरेट्स क्या है, गोल्गी बॉडी क्या है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का आकार किसके समान होता है? गोल्जी काय का कौन सा भाग शाखीय होता है? तो आंसर में क्या है, शेप ऑफ ए सीरीज ऑफ स्टॉक्स। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है? तो कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है? तो ये काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन 1973 गुजरात में। कहाँ है काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन? 1993 गुजरात। फिर क्या है काकरापारा मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन? तो ये कहाँ है 1984 तमिलनाडु में है। फिर क्या है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन 1991 उत्तर प्रदेश। फिर क्या है कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2000 कर्नाटक। कहाँ है? कैगा कर्नाटक में है, 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर क्या है रावत भाटा राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन 1973 राजस्थान में। फिर क्या है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ये 1969 महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र में। फिर क्या है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये है 2013 तमिलनाडु। ओके, तो इसमें हमारा कौन सा नहीं है? तो इसमें हमारे सभी हैं, जो भी हैं वो सभी इसमें हमारे हो जाते हैं। हमने है वाले दिए हैं, नहीं वाला इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आप लोग अवश्य चैनल को लाइक शेयर करते रहिएगा। वायुदूत विमान सेवा कंपनी की स्थापना किसने की थी या कब हुई थी? वायुदूत विमान सेवा कंपनी की स्थापना कब? तो यह 20 जनवरी 1981 को। कब हुई? 20 जनवरी 1981 को 2 राज्यों के स्वामित्व वाली वाहक इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। संचालन बंद कब किया गया? तो इनका संचालन कब बंद किया गया था? 1 अप्रैल 1997 को। 1 अप्रैल 1997 को इसका संचालन बंद कर दिया गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।